कोई बात नहीं। तो वीवीटी क्यों आई ये तो पता है ना, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वीवीटी से पहले कौन आया था? लुईस अप्रोच था, जिसमें हम कहते थे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ना। तो लुईस अप्रोच क्या कहता था? ठीक है, तो लुईस अप्रोच कहता था, लुईस अप्रोच से जब ये पूछा गया कि बॉन्डिंग क्यों हो रही है ना, नेचर में बॉन्डिंग हो रही थी, मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बना रहे थे, तो लुईस अप्रोच ने ये कहा कि हर एटम अपने 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। तो क्यों करना चाहता है? क्योंकि ऑक्टेट किसके पास होता है? नोबल गैसेस के पास। ठीक है, और नोबल गैसेस क्या होती हैं? नॉन रिएक्टिव होती हैं, स्टेबल होती हैं। भाई हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, तो वो सभी जो नोबल गैसेस हैं वो सभी कैसी हैं? स्टेबल हैं। तो वो स्टेबल क्यों है? क्योंकि उनका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्टेबल है। अब इस पे क्वेश्चन मार्क उठेगा। ठीक है, अभी उठाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ठीक है, पहला जो क्वेश्चन मार्क उठा वो उठा हीलियम का। हीलियम का तो ऑक्टेट होता नहीं है, तो लुईस अप्रोच ने उसको भी बताया कि डुप्लेट होता है। हीलियम के केस में क्या होता है? डुप्लेट। इसलिए लुईस अप्रोच ने क्या बोला था कि एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है ना, या एवरी एटम वांट्स टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। भाई इसमें ना देख, इधर देख ले। ठीक है, अच्छा देखो, इसके बाद में लुईस अप्रोच ने जो अगली बात जो कही थी वो क्या थी? अब देखो, यहाँ से ये तो बता दिए कि एटम बॉन्डिंग क्यों कर रहे हैं। इन्होंने ये बताया कि ये जो बता नहीं पाए वो ये था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आ रही है, इसका इनके पास में कोई भी जवाब नहीं था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई क्यों? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऐसा क्या हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई है? ठीक है ना, इसका जवाब लुईस अप्रोच के पास में नहीं। ठीक है, फिर ऑक्टेट की बात की तो हम कुछ कंपाउंड्स लेते हैं H2SO4, ठीक है, या H3PO4। तो अगर आप इनका स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, तो इनका जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो इन स्ट्रक्चर्स में आप देखोगे सल्फर के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। वो 8 क्यों 10 है ना, 1, 2, 4 और 2, 6, 2, 12 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो हाइपर वैलेंट हो गए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबिलिटी आती है और इनके आसपास तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। आपने कहा तो लुईस अप्रोच का क्या दिक्कत है? हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिए आते हैं। तभी तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जब आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाई थी तो ये पढ़ाया था नहीं, इसमें ऑक्टेट रूल भी बच गया ना जरा। ठीक है, लेकिन तुम इतने में मानने वाले कहाँ हो? ठीक है, तुमने मेरे सामने क्या रख दिया था? हमने नहीं रखा था BCl3 BH3 मतलब, है ना, या BeCl2। तो इनमें देखो ये तो क्या है, इनका ऑक्टेट भी नहीं कंप्लीट है। अगर आप BeCl2 को बनाओगे बेटा तो BeCl2 क्या बनेगा? ये बनेगा। हम सभी जानते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है। तो यहाँ पे तो ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं। ठीक है, बेरिलियम क्या होता है? 2,2 या 1s2 2s2, यही होता है कि नहीं होता? तो आप क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम है और यट ये जो कंपाउंड्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे मिलेंगे, ठीक ठाक स्टेबल भी होते हैं। तो सवाल है कि ऐसा क्यों? मतलब इसका जवाब भी लुईस अप्रोच के पास में नहीं था। ठीक है ना, अब नंबर किसका आता है जो है, हाँ, H2SO4। तो चलो आपने कहा सर इसको तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक्सप्लेन कर देंगे। लुईस बोले इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक्सप्लेन कर दो। फिर और सवाल आए कि IF7 करके दिखाओ, है ना, या क्या करके दिखाओगे हमें जो है? IF7 है आपके पास में, ClF5 है, ये कैसे एक्सप्लेन करोगे जो है? इनका एक्सप्लेनेशन नहीं था जो है। ठीक है ना, तो सवाल देख रहे हो कितने सारे खड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, सबसे मेन सवाल तो ये था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई कहाँ से। उसके बाद में ये एक्सपेरिमेंटली नोटिस किया गया। ठीक है, क्या नोटिस किया गया एक्सपेरिमेंटली? कि जब बॉन्ड बनती थी, ठीक है, जब बॉन्ड बनी उस केस में एनर्जी क्या होती है? अब आप कहोगे
अब इसका भी लुईस अप्रोच के पास में कोई भी जवाब नहीं था। एक और बड़ा बढ़िया सा सवाल है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोचा कभी? इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, दूसरे इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, इनको तो रिपल्शन करना चाहिए था। ये भी एक सवाल खड़ा हुआ है। तो आप ऐसे देख रहे, लुईस अप्रोच के सामने कई सारे सवाल खड़े हो गए जिसका लुईस अप्रोच के पास में आंसर नहीं था। तो अब इन सब प्रॉब्लम्स का आंसर किसके पास होगा, कौन लेके आएगा? वीवीटी में भी कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो वीवीटी शुरुआत में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगी, इसीलिए वीवीटी में 2 नए कंसेप्ट और जोड़े गए, एक तो हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा वसेपन। ठीक है, फिर कुछ चीज़ें वीवीटी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अब आएगी एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, बट क्योंकि हम क्लास 12 का बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा काम वीवीटी तक ही है। ठीक है, वीवीटी को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? उसी के पर्पज से हम आपको यहाँ पे बेसिक पढ़ा रहे हैं। अब देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों आई, समझ गए ना? एक बार फिर से देखो, आप देखना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आई, ये एक्सप्लेन करेगी। तो वीवीटी जो है वो बेस्ड है किस पर, जो है इट इज बेस्ड ऑन पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। काफी भारी शब्द नहीं हो गया? कोई दिक्कत नहीं, इसको इग्नोर करो। पोस्टुलेट्स मतलब थ्योरम रूल्स, पोस्टुलेट सिंपली रूल्स, थ्योरम्स कुछ भी कर, कोई दिक्कत नहीं। तो वीवीटी दी किसने थी वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या है वीवीटी में वो इम्पोर्टेंट। अब देखो वीवीटी ने कंप्लीटली ऑक्टेट का आइडिया रिजेक्ट कर दिया है ना। आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया? तो लुईस के अकॉर्डिंग क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब नोबल गैस है, और क्या होगी, स्टेबल। भाई नोबल गैस स्टेबल थी, उन सब में कॉमन क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन कॉमन थे। अगर आप नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन देखो तो उन सब में कॉमन क्या मिलेगा, 8 इलेक्ट्रॉन कॉमन मिलेगा, है ना। तो ये तो बात सही है, भाई 8 इलेक्ट्रॉन कॉमन है। तो उन्होंने कहा कि नोबल गैसेस स्टेबल होती, इसका मतलब जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन कुछ कंपाउंड्स जो डिस्कवर हुए, जैसे XCF4 ज़ीनॉन के, या XCF6, ठीक है, या XCO2F2 इस तरीके से, या XCOF4, ठीक है ना, ये ऐसे जो कंपाउंड्स डिस्कवर हुए हैं ना, ये अब ये सवाल कि लुईस अप्रोच के ऊपर फिर सवाल कि तुम तो ये कह रहे थे कि 8 इलेक्ट्रॉन वाले स्टेबल होते हैं, वो बॉन्डिंग करेंगे नहीं, और यहाँ तुम क्या देख रहे हो, तो बॉन्ड बना रही, नोबल गैस बॉन्ड बना रही है जो। इसी वजह से नोबल गैसेस कहना सही नहीं है, जितना कि आप इसको क्या कहिए जो है नोबल गैसेस की जगह, ठीक है, बात समझ आ रही है? इनर्ट गैसेस इज अ बेटर टर्म एज कंपेयर टू नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस तब सही होता जब वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करती किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना, तब ज़्यादा सही होता जो है। बट इन दिस केस आप देख रहे इतने सारे कंपाउंड्स है, ऐसे रेडॉन का RnF2, क्रिप्टॉन का KrF2, ठीक है ना। तो हालांकि सबसे ज़्यादा कंपाउंड ज़ीनॉन के ही हैं, बट और भी गैसेस के कंपाउंड्स हैं, भले ही ट्रेसेस में मिले या सेपरेट ना हो पाए, बट दे एग्जिस्ट। ये इसने भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसने भी क्वेश्चन मार्क लगाया, तो वीवीटी ने क्या कहा, ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला आइडिया कर दो ड्रॉप, ठीक है, हमें ऑक्टेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्यों नहीं मतलब है, समझ गए ना। लुईस अप्रोच को सबसे ज़्यादा नुकसान तो यहीं से हुआ, ठीक है, कि तुम तो ये कह रहे हो कि नोबल गैस स्टेबल होती है, क्यों स्टेबल होती है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जरा ज़ीनॉन केस बताओ, इसके पास भी तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये क्यों बॉन्डिंग कर रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कोई 8 इलेक्ट्रॉन वाला रूल नहीं है, इसको हटाओ, ठीक है ना। ये जो बेस्ड है, ये किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को समझ जाएगा उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं समझेंगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दूसरा कौन सा, स्टेबिलिटी वाला टर्म, दूसरा कौन सा टर्म ध्यान रखना है, यही दोनों बस। अब देखो स्टेबिलिटी तो यार फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो,
ठीक है, केमिस्ट्री में। और ऐसे फिजिक्स में भी हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ ही तो जाती है, जहाँ वो एनर्जी कम करेगी वहीं तो जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है ना। बॉल ऊपर फेंकते हो, उसकी एनर्जी बढ़ गई तो वो किधर आती है, नीचे। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है। जैसे मान लो ना ये तुम्हारा स्कूल है, ये पूरा, ठीक है, और ये तुम्हारा क्लास है, ठीक है, इतने छोटे से एरिया में, इसको हम बांध रखते हैं। ये तुम्हारा प्लेग्राउंड है, ये क्लास है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा एक एक मिनट को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करें तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा जो पाए जाने की संभावना, एक मिनट पे एक डॉट लगाएंगे, ठीक है, तो तुम क्या देखोगे, सबसे ज़्यादा तुमने यहीं क्लास में टाइम स्पेंड किया अपना। यस सर। बोलो, ठीक है ना। फिर कुछ समय के लिए तुम प्लेग्राउंड में भी गए, ठीक है, कुछ समय के लिए तुम वॉशरूम गए, ठीक है, वॉशरूम से पानी पीने गए, ठीक है, पानी पीने से लाइब्रेरी गए। सीधा कौन जाता है, सीधा कोई जाता है क्या, बताओ तो, सीधा कोई जाता हो तो, है ना। तो आप क्या देखोगे कि एक एक मिनट पे आपकी लोकेशन को हमने डॉट से पॉइंट आउट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो आप क्या देख रहे हो, सबसे ज़्यादा डॉट्स कहाँ बनी हुई क्लास में, ठीक है। या जैसे अगर तुमने क्रिकेट के मैच देखे हो तो वो दिखाते हैं किस प्लेयर ने कहाँ कितनी बॉल फेंकी है, वो दिखाते हैं, वो बॉल डेंसिटी समझ लो, है ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का भी कंसेप्ट होता है भाई। ऐसे समझ लो कि अभी हम जाके तुम्हारे पेरेंट्स से ये पूछें कि आप कहाँ पर होगे, तो पेरेंट क्या कहेंगे, कोचिंग गया होगा। और सबसे ज़्यादा संभावना आपकी पाए जाने की कहाँ है, इसी शहर में, ठीक है, हाँ, कोचिंग शहर में, ठीक है। अगर आप खो जाओ तो सबसे पहले घर वाले तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे, छिबरा मुँह में। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्च क्या होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा संभावना आपकी पाए जाने की कहाँ पर है, छिबरा मुँह में है, नहीं है कि घर वाले पहले दिल्ली जाएंगे ढूंढने के लिए, पहले छिबरे में हम ढूंढेंगे ना। पहले टीचर के पास कॉल करेंगे, आपके दोस्तों के पास कॉल करेंगे, फिर रिश्तेदारों के पास कॉल करेंगे, फिर कन्नौज में ढूंढेंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलने के चांस है, न्यूक्लियस के पास। देखो ये तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना इन्फिनिटी पर भी जीरो नहीं होती है, ठीक है। इन्फिनिटी पे भी चले जाओ तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होगी, ठीक है। आप अगर खो जाओ 20-30 दिन के लिए तो बहुत कम संभावना है कि हो सकता है आप अमेरिका में मिलो, या हो सकता है कि आप साउथ में मिलो, साउथ इंडिया में मिलो। जीरो तो नहीं कहा जा सकता ना, तो नहीं कहा सकता जीरो। अब यहाँ पर समझो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। तो जैसे हम कहते हैं एस ऑर्बिटल, तो ये हमारा न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, जीरो, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मिल गया तो फिर किस बात का एटम है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये 1 सेकेंड का 1000 हिस्सा कर दो, उस पर एक डॉट रख रहे हैं। 1 सेकंड का 1000 हिस्सा, 1 सेकेंड के 1000 हिस्से कर दो, उस 1000 हिस्से में जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर आओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, ठीक है, समझ गए कि नहीं। जैसे जब कॉपी चेक होती है तो सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ होती है, आप टीचर के पास मिलोगे, टीचर को घेर के खड़े हो गए, है ना, कॉपी चेक करवाने के लिए। तो वीवीटी ने आप देखो क्या कहा कि जब दो एटम्स आएंगे, ठीक है, जैसे मान लो सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन का ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाइड्रोजन का है, ये बहुत दूर दूर है अभी। जब ये पास आएंगे तो क्या होगा, तो देखो इनके बीच में क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को देख के क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, ठीक है। वो गाया, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ, कोई मेरे ऊपर नहीं बोलेगा, पता मुझे मेरी शक्ल नहीं सर, हम वो थोड़े बता रहे हैं, मुझे समझ नहीं जाता, बताया था। और न्यूक्लियस को देख के क्या करेगा, रिपेल करेगा। अरे बोलो, करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन
इसे हम एक नाम देते हैं HA और इसे नाम देते हैं HB। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ए है और ये न्यूक्लियस ए है, ये न्यूक्लियस बी और ये इलेक्ट्रॉन बी। सिंप्लिसिटी के लिए समझने के लिए तो ये यहाँ पे ए कर लो, यहाँ पे बी। इलेक्ट्रॉन ए और न्यूक्लियस बी के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन बी और न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस ए के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यस सर। और ऐसे ऐसे न्यूक्लियस ए किसको अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन बी को। ठीक है, तो अब क्वांटम मैकेनिक्स के बाद में हम इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कौन कौन से हैं वो दो प्रिंसिपल? एक तो डी ब्रॉगली वाला, मैटर का भी वेव नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर होता है। दूसरा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप एक समय में अगर आप पोजीशन को मीजर करोगे तो कहीं ना कहीं आपका मोमेंटम गड़बड़ होगा। ठीक है, मोमेंटम में क्या आएगी? एरर आएगी। और अगर आप मोमेंटम मतलब वेलोसिटी मीजर करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका पोजीशन में गड़बड़ आएगी। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन ना कह के क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन को हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हम इसको और क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस बी इलेक्ट्रॉन ए मतलब इस एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये एटम क्या होंगे? पास आना शुरू करेंगे। यस सर। और अब इनमें क्या लग रही है? रिपल्सिव फोर्स भी लग रही है और अट्रैक्टिव फोर्स भी। कितने पास आएंगे? ज़्यादा पास नहीं आएंगे, उतने ही पास आएंगे जिस पॉइंट तक अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एक्चुअली क्या कर लेंगे? इक्वल बराबर हो जाएंगे। उससे ज़्यादा भाई चिपक थोड़ी ना जाएंगे आप। कैसे चिपक जाएंगे? नहीं चिपक सकते ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरी परेशान होने लगेगा। ठीक है, और पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा और इसका न्यूक्लियस इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये दोनों पास आएंगे, ठीक है, तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही पास आएंगे। और बस उसी डिस्टेंस को वीवीटी ने क्या बोला? बॉन्ड लेंथ बोला। क्या बोला? द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, जितने भी एटम्स हों, ठीक है, एट विच मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली बैलेंसेस द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, दोनों पास आ रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स से पास आते गए और एक पॉइंट पे आके रुक गए, क्योंकि अब रिपल्सिव फोर्सेस भी बढ़ गए। यहाँ पर थे तो रिपल्सिव फोर्सेस कम थी, जैसे जैसे पास आएंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे और साथ साथ में क्या बढ़ेंगे? और एक पॉइंट पे आके रुक गए। तो ये जो डिस्टेंस है यही हो जाएगी बॉन्ड लेंथ। तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे? ओवरलैप। मतलब एक के ऊपर एक। वेव्स जो होती है ना, वेव्स होती है ना, सुपर इम्पोज होती है वेव्स की? नहीं, सुपर क्या? सुपर इम्पोज। ये क्या चीज़ है? अरे फिजिक्स में पढ़ा हुआ ना। नहीं सर। सुपर पोजीशन। सुपर इम्पोज, हाँ वही सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, सुपर पोजीशन ऑफ तो उसमें तो ऐड कर देते हैं ना। इसका मतलब ये होता है कि एक पोजीशन पे अगर हम पार्टिकल की बात करें तो एक पोजीशन पे मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे एक ही पार्टिकल मिलेगा ना। अच्छा हाँ, दो नहीं मिलेगा। वैसे इस पोजीशन में ये क्रॉस बनाया तो इसका एक फिक्स पोजीशन होगा एक्स कॉमा वाई, इस पे दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा क्रॉस हो सकता है, लेकिन जो वेव्स हैं वो क्या हो सकती हैं? सुपर इम्पोज कर सकती हैं। ठीक है, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। एक जगह पर एक ही समय में कई सारी वेव्स हो सकती हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका स्कूल। आप जब स्कूल जाओगे तो आपको एक आवाज़ आती हुई सुनाई देगी, शोर, जैसे आप शोर कहते हो, नॉइज कहते हो। कौन क्या बोल रहा है ये नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं ये तुम्हें पता चल रहा होगा, लेकिन क्लियरली कौन क्या बोल रहा वो होगा नहीं पता चलता। लेकिन वही जब प्रेयर होती है तो ठीक है तो आपको बहुत क्लियरली सुनाई पड़ता है कि नहीं जो है। तो है दोनों ही जगह सुपर पोजीशन प्रिंसिपल लग रहा है। ठीक है, तो मतलब क्लास में सर जो वॉइस ओवरलैप करती है और प्रेयर में मतलब ऐसा ही हुआ ना। यहाँ देखो उधर का एग्जाम्पल समझाने के लिए। अब ये क्या करेगा ना, जब ये ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप इलेक्ट्रॉन के बीच में
देखो बीचों बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। हाँ बराबर। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, ये यही इसी को बोलते हैं क्या, ओवरलैपिंग। इसी क्या बोलते हैं, ओवरलैप। ओवरलैपिंग। सर ये पास पास आएंगे तब ओवरलैपिंग होगी। लेकिन सर अभी तो हमने तभी हो सकती, दूर दूर कैसे हो सकती मेरे जैसे जहाँ पे वो रुक जाएंगे है ना। हाँ बोलो। अब एक पॉसिबिलिटी तुम ये भी करो, ये इनका न्यूक्लियस ओवरलैप कर ले, दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे एक के ऊपर है। देखो रोटी ऐसे रख दी हमने एक के ऊपर एक, ये है सुपर इम्पॉसिबिलिटी, मतलब ऐसे ओवरलैपिंग होगी जो है। एक रोटी ये ली और उसी के नीचे एक रोटी और रख दी, ओवरलैप, समझ गए। जैसे मान लो ना तुम्हारी एक ऑर्बिटल ये है जी और एक ऑर्बिटल ये है, तो ये ओवरलैपिंग होगी वो इतनी होगी बस, ठीक है। पास आएंगे पास आएंगे पास आएंगे और इतनी ओवरलैपिंग हो जाएगी। ऐसा ना करना पूरी, अरे रिपल्सन नहीं होगा मेरे भाई, न्यूक्लियस भी तो पास में आएगा ना, रिपल्शन नहीं होगा क्या इधर वाला, ये भूल गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी तो रिपेल करेंगे ना। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन कम हो जाएगा। दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या था, रिपल्शन था, और ये रिपल्शन क्या हो गया जो है, कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, डिपॉजिट एक्यूमुलेट हो गई है, एक्यूमुलेशन, समझ गए। इकट्ठा हो गया। हाँ, इसको ऐसे समझ लो कि आप ऐसे समझो तो एक क्लास के 40 बच्चे और दूसरी क्लास के 40 बच्चे आ रहे हैं जो है, ठीक है, अपने अपने टीचर्स के साथ में, ठीक है। तो जहाँ पे ये मिलेंगे आके जो है, वहाँ पे बच्चे ज़्यादा होंगे और पीछे सारे बच्चे क्या होंगे, कम होंगे जो है। तो जो दोनों टीचर्स थे वो दूर दूर हो गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं। तो दोनों टीचर्स थे वो दूर दूर हो गए और बीच में क्या बच्चे बढ़ गए जो है। तो दोनों टीचर्स को मान लो न्यूक्लियस और बच्चों को मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो पहले क्या था, दोनों न्यूक्लियस के आसपास अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, लेकिन अब क्या हुआ जो है, ठीक है, अब जब दोनों बच्चे आए, मतलब दोनों ऑर्बिटल्स या दोनों एटम्स आए, तो दो टीचर्स के बीच में बच्चे बढ़ गए। दो टीचर्स थे न्यूक्लियस, बच्चे थे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, रिपल्शन क्या हो गया, कम, और रिपल्शन कम हुआ मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, नहीं होगी क्या इंक्रीज, अरे बोलो। हाँ सर, सीधी सी बात है कि अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन घटा, फोर्स ऑफ रिपल्शन क्यों घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, दोनों न्यूक्लियस इंक्रीज की हो बढ़ गई गई है। तो हम क्या कहेंगे कि फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, बढ़ेगा कैसे यार, घटेगा। दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो अब दोनों न्यूक्लियस को अच्छे से, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगी कि नहीं होगी, न्यूक्लियस हाँ। और वो सर जो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे तो बताएंगे वो भी, एक्चुअली क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोलैरिटी, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, उस तरीके से समझो। अच्छा वैसा है वो बाद में समझा देंगे, ठीक है। मतलब तो अभी केवल न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में वही है भाई, रिपल्शन हो रहा न्यूक्लियस के बीच में, और दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो गया, Decrease, कम हो गया, ठीक है। जब फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो गया, फोर्स ऑफ इसका मतलब क्या होगा कि इसका सीधा सा मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। और बेटा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो स्टेबिलिटी क्या होगी जो है, बढ़ेगी ना, ठीक है। तुम्हारे और मटर पनीर के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उसे खाने के बाद में तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है, जिसको साइंस की भाषा में कहेंगे तुम स्टेबल हो गए। अच्छा समझ गए कि नहीं, बात समझ आ रही है, ठीक है ना। अरे बोलो भाई, है ना। और तुम सोचो ना, तुम घर पे पहुंचे और तुम्हें टिंडे मिल गए हो, ठीक है, टिंडे की सब्जी, स्टेबिलिटी जीरो, ठीक है। तो इस तुम्हारे और टिंडे के बीच में क्या फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज्यादा है, तो तुम्हें बहुत गुस्सा आती है जो है, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते हो। तो माता जी की चप्पल जो पड़ी जो है, तो समझ गए, तो तुम्हारी स्टेबिलिटी तो क्या कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। किस केस में, अगर तुम्हें टिंडे मिल जाए, तुम घर पे गए हो स्कूल से या कोचिंग पढ़ के, अब पता चला कि मटर पनीर की सब्जी बनी हुई है ना, तो मटर पनीर की सब्जी बनी, तुम्हारे और मटर पनीर के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो तुम्हारी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज। आगे तो बढ़ा रहे थे, ठीक है। बढ़ा लूँ आगे तो। भाई अब बस कर यार, मैं क्या चाहता है कि नहीं जाके सुनो सभी, तो भगवान ही मिलता है तो बढ़ना है, मोटे आदमी। भंडारा तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। ठीक है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये तो परम सत्य है ही और आपको बचपन से पढ़ाया गया है यहाँ पर। ठीक है? तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी तो एनर्जी तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? घटेगी। घटेगी जो है। अब सीधी सी बात है बेटा, अगर एनर्जी घटी है इसका मतलब एनर्जी क्या हुई होगी? लॉस। रिलीज हुई होगी कि नहीं हुई होगी? क्या सवाल था कि जब बॉन्ड बनती तो एनर्जी रिलीज क्यों होती है? आया समझ में? यस सर। फिर से समराइज कर लेते हैं। जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करे तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी थी, उसमें रिपल्सिव फोर्सेस भी थी। ठीक है, लेकिन जब वो अप्रोच कर रहे हैं तो पास आते गए और एक जगह पे आके रुक गए, तो हुआ क्या कि उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो क्या कर गई? ओवरलैप कर गई। करस्पॉन्डिंगली हुआ क्या, यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उनके न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी? डिक्रीज। इसका मतलब सिस्टम की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुई होगी? इंक्रीज। आप सोचो ना, इस न्यूक्लियस अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। हम सभी जानते हैं कूलॉम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। Q1 Q2 पर R²। अब देखो Q1 तो कांस्टेंट है, लेकिन Q2 जो चार्ज 2 है वो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो अगर चार्ज 2 बढ़ा है, चार्ज 2 मतलब एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पहले के कंपैरिजन में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है कि नहीं? यस सर। तो ये तो बढ़ा है ना Q2, और अगर Q2 बढ़ेगा तो फोर्स भी तो बढ़ेगी। बढ़ेगी। और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में फोर्स कैसी होगी? अट्रैक्टिव। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी जो है। हाँ सर। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी जो है, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ी है तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। कम होगी जो है। सिस्टम की एनर्जी अगर कम हुई तो बाकी एनर्जी कहीं जाएगी ना, वही रिलीज होती है। उसी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अभी एनर्जी और एंथैल्पी ऑलमोस्ट ऑल सेम टर्म है, बट इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, एनर्जी एंड एंथैल्पी आर नॉट सेम। सरल भाषा में समझो, सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तब जो एनर्जी चेंज आएगा वो है एनर्जी, सिंपली इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है और तब जो एनर्जी चेंज आएगा वो एंथैल्पी होती है। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आएगी? तो बता दिया था बस, सिंपली ऐसे। ठीक है, फोकस यहाँ पे रखना, ये समझ में आया? अब देखो यहाँ से दो चीजें क्लियर हुई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आई, ठीक है, और एनर्जी रिलीज क्यों हुई। जो बेटा न्यूक्लियस में तो चार्ज नहीं बदलेगा ना, यहाँ का चार्ज बदलेगा क्या? तो वो तो कांस्टेंट हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कंपेयर करो और यहाँ कंपेयर करो, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई पहले से। तो अगर Q2 बढ़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जहाँ अट्रैक्टिव फोर्स है वहाँ स्टेबिलिटी है। ठीक है, बात समझ लो है ना? तुम अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना पसंद नहीं करते हो, अपने दोस्तों के यहाँ जाना पसंद करते हो। ठीक है, तुम बेटा कुछ रिश्तेदार ना तुम्हारी तरह बेशरम भी तो होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इतना समझ में आ गया? बात समझ में आ रही? तो ऑक्टेट तो इसने रिजेक्ट ही कर दिया ना, हमें क्या मतलब ऑक्टेट से? क्या होता है ऑक्टेट? कुछ नहीं होता, बकवास हो गया। बिल्कुल सही बात है कि अगर ऑक्टेट ऐसी कोई चीज़ होती तो फिर वो दिखनी चाहिए थी। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं है? अब आगे की बात अगर हम करें तो ऐसा नहीं है कि जो मर्जी आई वो ऑर्बिटल आके ओवरलैप हो जाएगी। तो VVT ने क्या कहा, ठीक है, उस पर भी बात की कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप होगी और कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं होगी जो है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि जो मन में आए वो ऑर्बिटल आप ओवरलैप करवा दोगे जो है। और एक चीज़ याद रखना, जो VVT है, VVT जो है वो क्या है? प्योरली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है। हाँ, एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं ऐसा देखा नहीं, अरे उसका नाम में ही क्या लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा लुईस का क्या था वो सब वो भी अप्रोच थ्योरी। ठीक है, प्योरली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, मतलब पूरी मैथ है, बस उसको आपको समझाने के लिए इतना सिंपलीफाई किया गया है। जैसे
एक बंदा कह रहा बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वो मैथ वाली लैंग्वेज हो गई। और एक बंदा ऐसे कह रहा है स्ट्रेट लाइन, हम कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन, दूसरा कह रहा बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, और स्ट्रेट लाइन क्या सरल भाषा में जो आप समझ सको वो है। ऐसे सर्कल का कुछ इक्वेशन होता है, और सर्कल गोला सा बना दो, सिंपली ये कह दो एक पॉइंट सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होंगे जो है ना। और या फिर ये कह दो सर्कल की इक्वेशन होती है ना एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वो उसी जो भी है आपको बेटर पता होगी उससे। तो पीवीटी ध्यान रखना प्योरली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, भर भर के मैथ है इसमें, ग्रुप थ्योरी है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है ग्रुप थ्योरी, ठीक है। अच्छा देखो इसके बाद में अब बात करते हैं ओरिएंटेशन की, ठीक है। तो एक और चीज याद रखना, बाई कन्वेंशन हमने क्या किया है, जेड एक्सिस को कंसीडर किया है, इज कंसीडर्ड एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस को क्या माना है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है। बोलो कोई दिक्कत है, बाई कन्वेंशन, ठीक है। अब इधर समझो, ये मान लो तुम्हारी क्या एस ऑर्बिटल, ये क्या एस और ठीक है। तो एस और एस के बीच में तो ओवरलैपिंग कैसी, क्योंकि एस क्या है स्फेरिकली सिमेट्रिकल, एस ध्यान रखना 2D नहीं होती है, होती 3 डायमेंशनल, जैसे बॉल होती है वैसे ही है, ठीक है। स्फीयर यार, बॉल स्फीयर ही तो है, समझ गए। ये मान लो जैसे 1s और ये भी मान लो 1s, तो एस और एस में ओवरलैपिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब क्या हुआ? जैसे बेटा ये चार्ज है और ये चार्ज है, तो जब ये इनको आसपास रखोगे तो ये या तो इनके सेंटर की जो लाइन होगी उसी के अलोंग मूव करेंगे। अच्छा, जो भी रिपल्सिव फोर्स होगी वो उसी के अलोंग, मतलब ऐसा नहीं होगा इधर जा रहे थे सेंट्रल तो वैसे ही न्यूक्लियस जो है ना, जब इनको रखोगे, जो 2 न्यूक्लियस होंगे एटम के, यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन पास करो, तो हमने इसको मान लिया जेड एक्सिस, ठीक है। और मान लो कि ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस, और इसके बाहर बोर्ड की तरफ बाहर की तरफ क्या है बाई एक्सिस, ठीक है। बाई कन्वेंशन मान लिया हमने जेड एक्सिस को, हमने लिखा भी तो है यहाँ पे, बाई कन्वेंशन, ठीक है। बाई इज कंसीडर्ड एज, हमने कभी नहीं कहा कि होती ही है, इज कंसीडर्ड, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और बाई कन्वेंशन का मतलब ये सभी ने माना है। साइंटिस्ट सभी ने मतलब एक डिसीजन ले लिया, ये समाज ने एक डिसीजन कर लिया, सभी लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, सभी लोग लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, ठीक है। ये चीज तो अब लेफ्ट हैंड साइड चलने से ऐसा थोड़ा ना होगा तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा, बस तुम्हारे एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो डिक्रीज जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम राइट हैंड साइड चलोगे तो increase तो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो है इंक्रीज हो जाती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इतना समझ में आया सबको जो है। अब देखो जो है इसमें कहने का मतलब है जो सेम ओरिएंटेशन है, ओवरलैपिंग हमेशा याद रखना, ओवरलैपिंग किस तरफ होगी, मतलब ओवरलैपिंग कैसे होगी, अलोंग सेम ओरिएंटेशन, सेम हो गई। मतलब px जो है वो px के साथ में ओवरलैप करेगी, जो py होगा वो py के साथ में ओवरलैप करेगा, और जो pz होगा वो pz के साथ में ओवरलैप करेगा। ओवरलैपिंग ऑलवेज अकर्स, ठीक है, अलोंग सेम ओरिएंटेशन, ठीक है। इसको समझो कैसे, जैसे ये हमारी एस है, ठीक है, ये क्या है, तो एस और पी जेड के बीच में तो ओवरलैपिंग, ये क्या है पी जेड है, तो इसके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ होता है, ये पॉसिबल है, ठीक है, ये सही है, जो ये पॉसिबल है, ठीक है भाई। ये तो क्या है स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, पी जेड जेड एक्सिस के अलावा आ रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है।
और एक चीज़ और, किताब में देखोगे तो यहाँ प्लस और यहाँ पे ऐसा क्या? ये जो है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये सिंपली एल्जेब्रिक साइंस होते हैं, प्लस या माइनस। अच्छा ठीक है, वेव फंक्शन जो होता है, वेव होती है ना, उसमें एक प्लस एक माइनस, बस ये वही है। हाँ। ठीक है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं, ये सिंपली क्या है, एल्जेब्रिक वेव फंक्शन। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ, ठीक है, इतना हो गया ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपने ना? कौशल में लिखवाया था। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। इधर क्या नोट कर लो। हो गया? तो ये वाला समराइज फिर से कर देते हैं कि जब दो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी जो है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में क्या होगी, बढ़ेगी। और जब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी, कम होगी। घटेगी। या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिस्टम में बढ़ेगी। ठीक है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और हम जानते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिस सिस्टम की जितनी कम एनर्जी हो उतना ही ज़्यादा स्टेबल। आप टावर के नीचे खड़े हो एक मंजिल पे, और आप ना टावर के 10 मंजिल पे जाके खड़े हो जाओ, आपको डर कहाँ ज़्यादा लगेगा, 10 मंजिल पे आपकी स्टेबिलिटी कम होगी 10 मंजिल पे। क्यों? क्योंकि आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, P इक्वल एच बढ़ा, तो तुम्हारी एनर्जी बढ़ी तो स्टेबिलिटी क्या हुई, कम हुई, है ना। ये तो मतलब आपको पता ही है ना, यूनिवर्सली नोन फैक्ट है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी स्टेबिलिटी भी उतनी ही कम। नहीं तो तुमको गर्म छत पे दौड़ा दें, तुम देखें तुम ताता थैया ना करने लगो, हमसे कहना। ठीक है ना, और तुम ठंडी छत पे ऐसे टहल लोगे कि नहीं टहल लोगे? क्यों? गर्म छत की एनर्जी ज़्यादा है, तो तुम्हें ज़्यादा एनर्जी होगी, तुम्हारी भी, तुम्हारी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, भागते हुए जाते हो, कपड़े उठा के नीचे चले जाते हो, है ना। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ी तो एनर्जी क्या हुई, कम हुई। तो इस और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। तो जब भी बॉन्ड बनेगी तो क्या होगी, एनर्जी, जिसको हमने एक नाम दिया, क्या नाम दिया, बॉन्ड एंथैल्पी। बोलो, कोई दिक्कत? अब ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कि नहीं? यस सर। ठीक है, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी दोनों न्यूक्लियस के बीच में, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिस्ट्री में किस नाम से जानते हैं, बॉन्ड। ठीक है, तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा क्या होगा जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड उतनी मजबूत बॉन्ड होगी जो है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उतनी ही मजबूत बॉन्ड। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अलग से कर लीजिएगा कि ओवरलैपिंग। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है, DUT। ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा जो है, ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा होगा। बोलो, कोई दिक्कत? और अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, मतलब इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि स्ट्रॉन्गर विल बी द, मोर इज द ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। मोर इज द ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। ठीक है, अब बॉन्डिंग का अगला जो पार्ट है वो विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसको समझेंगे कि मॉलिक्यूल्स में कल हम p ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग पढ़ेंगे जो है, p ऑर्बिटल्स में कैसे होती है ओवरलैपिंग। फिर ओवरलैपिंग कितने टाइप्स की होती है, मतलब कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जो बची हुई है, जैसे px और px के बीच में ओवरलैपिंग, py और py के बीच में ओवरलैपिंग, और pz और pz के बीच में ओवरलैपिंग। दूसरा कि हम ओवरलैपिंग के टाइप्स भी समझेंगे, ओवरलैपिंग कितने टाइप्स की होती है, पैरेलल ओवरलैपिंग जिससे मिलती है पाई बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड कब मिलेगी, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, तो हमें मिलती है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा मीम वाला नहीं, सिग्मा मेल है।